Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं इस चैप्टर का एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कल एक दिन पहले क्लास 12th मैथ्स का भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड। तो शबनम मैम है, बहुत ही अच्छी टीचर है मैथ्स की। तो आई होप अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखिए, चेक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताइए वीडियो के बारे में। ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप ही के हेल्प के लिए हैं, सो दैट कि आपको पढ़ाई में हेल्प मिले। ठीक है, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर अभी तक आपने मैथ्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन के काफी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एलॉय वगैरह बनाना है तो वहां पे सॉल्यूशन काम आता है। ठीक है, अगर हमें इंजेक्शन देना है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करने में सॉल्यूशन हमें काम आता है। तो हमने काफी इसके इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। मैंने कहा भी था कि वो टेबल काफी इम्पोर्टेंट है, वहां से आपको बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। मतलब काफी ज्यादा 99% चांसेस हैं कि आपको वहां से 1 मार्क में एक क्वेश्चन मिल जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन को ही पढ़ने के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे हम मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, इनकी टर्म्स में पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज का फॉर्मूला एक्सप्रेशन देखा था कि भाई परसेंटेज से डील करना हो बाय मास या बाय वॉल्यूम तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। उस पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डील करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करने का? मोलारिटी। मोलारिटी और मोलालिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। 11th में भी आप पढ़ते हैं और 12th में जब आप टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो वहां पे भी मोलारिटी की जो टर्म है वो यूज होती है। तो मोलारिटी हो गया या स्ट्रेंथ हो गया या मोलालिटी हो गया, आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये ऐसे सिंपल टर्म्स होती हैं जिनको ना पता रखना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 12th के स्टूडेंट हो आप तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, सब चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है। ठीक है, तो आज हम एक बार और भी देख लेते हैं कि अगर बाय चांस किसी को ना पता हो तो अगर हमें मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मान लीजिए बाय चांस कि अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में नहीं है, ml में है। ठीक है, तो इसी का एक्सप्रेशन एक और क्या बन जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मान लीजिए लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे रखा है। जैसे कि आपको पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि 250 ml है
उसे लीटर में चेंज करो। तो आप क्या करेंगे, उसको लीटर में चेंज करने के लिए 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें कोई भी चीज़ ml में दे रखी होती है, हमें उसे लीटर में चेंज करना होता है, तो हम उसे 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर यही 1000 ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी न्यूमरेटर पार्ट में, तो ये डिवाइड से किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन क्या याद रखनी है कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अगर लीटर नहीं है, मिलीलीटर है, तो हम इनटू 1000 भी करते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें किसकी, मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या बनेगी। ऊपर क्या लिया है हमने, मोल्स, नीचे क्या लिया है, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं आपके लिए ये भी बता दूं, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम जो है वो ml की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन करके दे देते हैं, तो वहां पे बैठ के आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आएगा भी न्यूमेरिकल में। कई जगह बुक में ना ऐसे भी दे दिया जाता है, मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब का इनवर्स। ओके, तो ये एक ही बात है, डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब भी अगर दे देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ml की जगह अगर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, मोलैरिटी की जो यूनिट है उसे हम मोलर भी लिखते हैं, कैपिटल M। स्मॉल m लिखेंगे मोलैलिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए कैपिटल M हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, साउंड किया जाता है मोलर। जैसे टीचर ने कहा 1 मोलर लिखो तो 1m, 2 मोलर 2m, 5 मोलर 5m। ठीक है, आप जब टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो टाइट्रेशन में होता है m/20। ठीक है, तो m/20 का मतलब क्या है, 1/20 मोलर। कई बार होता है m/10, तो m/10 का मतलब क्या है, 1/10 मोलर, यानी कि 0.1 मोलैरिटी, ऐसे 0.05 मोलैरिटी। ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप खुद भी अपने आप से सवाल पूछना ईमानदारी से कि क्या आपको ये बातें पता थी। 10 में से 8 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बातें नहीं पता होंगी, और अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं पता होता है, क्योंकि ये सब हम 11th में पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और वो 11th में कोई पढ़ता नहीं है। 11th में तो सब बहुत ही आराम से बैठे होते हैं और 11th ही बेस बनाता है ना। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बेस जब तक स्ट्रांग नहीं है, आप कभी भी, मैं तो कह रही हूँ नीट जेईई तो भूल जाओ, आप सीबीएसई में भी अच्छा नहीं स्कोर कर सकते या अपने स्टेट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बेस स्ट्रांग है ना, फिर आप अपर लेवल या एडवांस लेवल की स्टडी के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, और मेरा फोकस हमेशा इसी पे रहता है कि आपको छोटी से छोटी बातें क्लियर हो। अब ये हो गया, ये डिस्कस कर लिया हमने। अब आते हैं हम इसके टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली पार्ट पर। मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। देख लेना, डी ए आएगा, ई आएगा,
ये ना मुझे लिखते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशली वीडियो बनाते समय। वैसे नहीं होगी, वीडियो बनाते समय डाउट होता है सही लिखा। चलो मोलारिटी की बात करते हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों करती है? फॉर्मूला देख लो, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। मैं उस पर नहीं जा रही एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, बट अगर टेम्परेचर में बदलाव आएगा वॉल्यूम बदलेगी ही बदलेगी, और अगर वॉल्यूम बदली तो मोलारिटी पक्का कंफर्म बदलेगी। तो मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में आ जाता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी में बेस्ट कौन है। तो मोलालिटी बेस्ट होता है, मोलारिटी बेस्ट नहीं होता। क्यों? हम लैब में गए, टाइट्रेशन करनी है KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, मैंने KMnO4 बना दिया। उसी KMnO4 को मैं कल नहीं यूज कर सकती ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन के लिए। क्यों? आज दिन में बनाया या सुबह बनाया, दिन में टेम्परेचर राइज अप किया, गर्मी हुई, शाम में फॉल किया टेम्परेचर, रात में और फॉल किया, कल फिर दोबारा टेम्परेचर राइज किया। तो टेम्परेचर के चेंज हो जाने से वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाती है और मोलारिटी भी चेंज हो जाती है। तो मोलारिटी अगर गड़बड़ा गई तो मेरी रीडिंग सही नहीं आएंगी। इसीलिए कल का बनाया हुआ KMnO4 हम नेक्स्ट डे या आज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू जो है वो चेंज हो गई मोलारिटी की, फिर रीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं आती। तो मोलारिटी अच्छा मेथड नहीं होता। अगर आपको कभी स्टडी भी करना है कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के रिस्पेक्ट में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाइए, फिर आप एक्सपेरिमेंट करिए। ठीक है? तो इससे रिलेटेड आई थिंक जो भी बातें मैं बता सकती थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? नोट करिए इसे। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ, मोलालिटी। मोलालिटी ऑफ आ सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। जैसे हम मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोलालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। इसमें और मोलारिटी के फॉर्मूले में बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, मत हुआ करो, बिल्कुल मत हुआ करो। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन पता नहीं क्यों रखते हो तुम। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलारिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम था और सॉल्यूशन का था। यहां पर क्या है? मास है, और किसका है? सॉल्वेंट का है, और किस में है? kg में है। ठीक है? तो ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। फिर वही वाली चीज है कि अगर मास जो है वो kg में ना देकर कई बार ग्राम में दे देते हैं। ग्राम में दे दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 से डिवाइड कर दो या फिर 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर क्या हो जाएगा? इनटू 1000। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद अगर इसके यूनिट पे जाएं तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? ऊपर है मोल, नीचे है kg, तो मोल पर kg। ठीक है? साथ ही साथ हम इसे स्मॉल m भी लिख सकते हैं, और स्मॉल m को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मोलल। अगर किसी ने बोला है 1 मोलल लिखो, इट मीन्स 1 स्मॉल m।
अगर किसी ने कहा है 1 मोलर लिखो तो 1 और कैपिटल M, ठीक है। अगर कोई कह रहा है 2.5 मोलर तो कैसे लिखोगे? 2.5 स्मॉल m, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। कैसे करेगा? ऊपर देखो क्या है, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, या फिर अगर एटम है तो एटॉमिक मास होता है, बट यहाँ पे मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। आप एटम से तो कहीं डील करोगे इधर, ठीक है। तो मोल्स का मतलब क्या है? ऊपर भी मास, नीचे भी मास, और इधर डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट ऑफ मास। तो सब कुछ मास मास ही है। मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है मैं गई बाजार, अरे चलो चीनी लेके आएंगे 1 किलो हैं, और फिर रात में देखा तो पता चल रहा है 1 किलो की 2 किलो हो गई, या 1 किलो की आधा किलो हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। 1 किलो की चीनी 1 किलो ही रहेगी, चाहे 10 दिन बाद देखो, चाहे 1 दिन बाद देखो, चाहे सुबह देखो, चाहे शाम में देखो। तो मास टेम्परेचर के साथ साथ या टेम्परेचर के हिसाब से नहीं बदलता। तो यहाँ पे हर कुछ ही मास है। मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास है, नीचे भी मास है। मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, तो मोलालिटी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सवाल आपका अराइज हो सकता है, दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो बेस्ट मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करने का, ठीक है। उसके साथ साथ वो आपको पता ही है कि केजी 1 केजी है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, है ना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक और स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला लिख देती हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यूनिट अगर कोई पूछ ले स्ट्रेंथ की, क्या यूनिट होती है? ऊपर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, और वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। तो क्या यूनिट बनेगी? ग्राम पर लीटर, ठीक है। स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है जो आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो। मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? मोलर मास से। ऐसा क्यों करते हैं? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। और मोल्स का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या होगा? मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा और गिवन मास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो यही तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है कि सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वही आ गया हमारा। तो इसीलिए हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए मोलारिटी इनटू मोलर मास भी करते हैं। ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वाइवा में जब आपका 12th का प्रैक्टिकल होगा ना, तो एक्सटर्नल पूछ सकते हैं ऐसी चीजें, ये चेक करने के लिए कि आपके सब्जेक्ट में कमांड कितनी अच्छी है, आप चीजों को कितना डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए बताना होता तो एक बार में क्या करती, गिनती से 4 फॉर्मूले लिख देती और न्यूमेरिकल कराने शुरू कर देती। पर छोटी छोटी बातें मैं कुछ बता रही हूँ, तो वो आपके वाइवा की प्रैक्टिस के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, हल्के में नहीं लेना है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो,
एक मोल फ्रैक्शन का और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। कई लोग इसे जाई भी कहते हैं, मैं तो काई कहती हूँ, आप देख लेना आपको क्या कहना है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है क्या, मोल का फ्रैक्शन। जिन्हें फ्रैक्शन नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सीख लेंगे, 2 मिनट का काम है। देखो ये केक है, ठीक है, इस केक के मैंने कर दिए 4 पीस और इसमें से 1 पीस मैं खा गई। चलो ठीक है, मैं नहीं खाई, तुम खा गए। तो अब देखो क्या है, अगर खा लिया और खा के बैठ गए शांत, फिर उसके बाद मैं आई, मैंने देखा आइला केक किसने खाया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस पूरे केक के कितने पार्ट्स थे, तो इस केक के पार्ट्स थे टोटल 4 और उस 4 पार्ट में से क्या हुआ, जो 1 पार्ट था वो किसी बच्चे ने खा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि कितना पोर्शन है जो किसी ने कंज्यूम कर लिया, तो वो है 1 पोर्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अभी भी कितना पोर्शन है केक का जो बचा हुआ है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 3/4 है ना। टोटल तो कितने पार्ट थे, 4, और उस 4 में से 1 पार्ट किसी ने खा लिया और 3 पार्ट जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि फ्रैक्शन बताओ खाए हुए पार्ट का, तो 1/4 किसी ने खा रखा है, कितना बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। तो बहुत आसान सा है। फ्रैक्शन जब भी हम किसी चीज का निकालते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है, भाई चाहे शेडेड है चाहे अनशेडेड रीजन है, वो पोर्शन आता है ऊपर जिसके बारे में भी बात कर रही हो। अपॉन में आता है टोटल पोर्शन या टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्लियर है। अब अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शन मोल्स का। क्लियर है। अब मोल्स किसके, सॉल्यूट के मोल्स कि सॉल्वेंट के मोल्स, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, तो मैंने क्या बताया, जिसका निकाल रहे होते हैं वो क्या आता है ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा ऊपर, अपॉन में क्या आएंगे, टोटल मोल्स। ठीक है। और अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकल रहा होता सॉल्वेंट का, तो क्या बनता फिर, मोल्स किसके, सॉल्वेंट के, अपॉन में टोटल मोल्स। क्लियर है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। यही कॉन्सेप्ट लगाओ अपना, 7th क्लास में पढ़ते हैं फ्रैक्शन, 6th-7th में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 7th में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालना था तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकालना था तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, फिर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, किस किस को, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में, तो दोनों का सम 1 के बराबर आता है। ठीक है, ये भी भाई देखो साफ साफ पता चल रहा है, दोनों को ऐड कर दो, करो दोनों को ऐड, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मैं टोटल लिख रही हूं, ठीक है, प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड कर सकते हो, एलसीएम लेना चाहो वैसे कर सकते हो, कुछ भी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कट के क्या आ गया 1। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है।
अगर आपको किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया है, दूसरे का 1 में से माइनस करके निकाल लो। दोबारा कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं वेस्ट करना होता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, अगर जैसे आपको सॉल्वेंट का पता है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दो, और अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूट का माइनस कर दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। हैं बहुत ही आसान से सवाल से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चाहे आप सॉलिड चैप्टर पढ़ें, चाहे आप सॉल्यूशन पढ़ें, इलेक्ट्रो पढ़ें, काइनेटिक पढ़ें, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके बाद आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। तो साफ साफ मेंशन कर दिया है कि मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मैंने क्या कहा था कि अगर वॉल्यूम आपको ml में दे रखी हो तो आप ml में जब पुट करें तो इनटू क्या कर दें ऊपर 1000। फिर मोल्स हैं, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इनटू में 1000 और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 5 ग्राम। NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं इनके, तो आपको याद होने चाहिए। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। 23 और 17 40 हो गए। ठीक है, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया मोलर मास 40 ग्राम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 450 और इनटू में 1000। 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ से ये कट गया। फिर उसके बाद 5 से ये कट गया 9 पे। 10 डिवाइड बाय 9 चौक 36, 36। ठीक, इसको चाहो तो और भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे काट भी दो, इसको और भी काट दो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, है ना। तो फिर डिवाइड करने में आसानी रहेगी। 5 बटे 18, 9 दूनी 18। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो कट नहीं रहा है ये 0 पॉइंट। ठीक है, 18 दूनी 36, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, फिर उसके बाद 0 5 40 8 6 48 7 56 तो ये आपका जा रहा है 7 पर। फिर से 7 पर, फिर 7 आएगा। राउंड ऑफ करके लिख दो 0.278 मोलर। ठीक है, तो सिंपल सा चीज किया है हमने। मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया, मोल्स का फॉर्मूला लिखा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इनटू 1000 इसलिए किया क्योंकि ये हमें ml में दे रखा था, लीटर में चेंज करने के लिए।
और वॉल्यूम ये रहा। तो सब कुछ हमने वैल्यू पुट करके और सॉल्व किया तो इसकी मोलारिटी आ गई 0.278 मोलर। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, मोलालिटी की। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखिए वॉल्यूम नहीं होता यहाँ पर, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, पर क्योंकि यहाँ ग्राम है तो मैं क्या कर रही हूँ, ग्राम लिख के ऊपर इंटू 1000 कर रही हूँ। ठीक है, फिर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो भी हमें मास दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऊपर है इंटू 1000 और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। गिवन मास कितना है, 2.5 मोलर मास। एथ का मतलब 2 कार्बन और ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो इथेनॉइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। इसका मोलर मास निकालेंगे। कार्बन का मास होता है 12, यहाँ कितने कार्बन है, एक ये है एक ये है। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 4। ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, 2। तो कितना आ गया, 60 ग्राम। यहाँ पे पुट कर दीजिए 60 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो लिखा है ना इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो इसे सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। पॉइंट हटाया, 1 0 आ गई। 25 पे कट गया, ये 3 पे है ना। 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई, तो ये आ गया 10 और ये 6 दिया 18। करिए सॉल्व। आठ 48 108, 5 पे गया 90, फिर 10 बचा, फिर 5 पे गया 90, ये आ रहा है 0.55। ठीक है, तो ये आ गया 0.55 मोलल, स्मॉल m। क्लियर है। उसके बाद निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड ही पूछा है इन्होंने, तो इथेनॉइक का निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना हो, जिसका पूछा हो उसके मोल्स। इथेनॉइक एसिड, इससे बेटर है फॉर्मूला लिख दो, नाम से बेटर है ना। इथेनॉइक एसिड प्लस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड, और क्या दे रखा है दूसरा, बेंजीन, यानी कि C6H6। ठीक है। इसके मोल्स कितने थे, 25/60। इसके भी कितने हैं, 25/60। प्लस में बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 75। इसका मोलर मास निकाल लो बेंजीन का। कार्बन का होता है 12, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन है। 12 पंजे 60, 12 6 72 और 6 78। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है।
5/12 48 ये आ रहा है 0.41 डिवाइडेड बाय 0.41। इसको देख लो, 75 डिवाइडेड बाय 78 0.9 में कुछ जाएगा ना, 0.9 में कुछ जाएगा ये, इसको देते हैं 0.9। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है ये। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.041, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, बट वो इस वीडियो लेक्चर में मैं नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।